और अब रुक करेंगे आज की बड़ी बहस का। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। विशेष अदालत ने एनआईए की ये कहते हुए जमकर खिंचाई भी की है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा से जुड़े मामले की जांच नहीं की है और महाराष्ट्र एटीएस ने गवाहों के जो बयान दर्ज किए थे उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। हाल की ये तस्वीर है जब एनआईए से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उज्जैन कुंभ में मुक्ति की डुबकी लगाने आई थी। साध्वी जेल से भी मुक्ति चाहती थीं, लेकिन मालेगांव विस्फोट मामले में उन्हें अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने एनआईए की इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इस केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सबूत नहीं है। इस संबंध में कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है कि एनआईए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सबूत है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछले 8 साल से मालेगांव बम धमाके के आरोप में जेल में हैं। मामले की जांच कर रही एनआईए ने इसी साल दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साध्वी सहित 6 आरोपियों को क्लीन चिट दी है। उसी के बाद साध्वी के वकील ने जमानत की अर्जी दी थी। धमाके में मारे गए बिलाल के पिता सैयद निसार अहमद ने इस मामले में दखल देने का आवेदन देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था। एटीएस एक स्टेट लेवल की एजेंसी है, एनआईए नेशनल लेवल की एजेंसी है। 5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो जिसे माननी है माने, नहीं माननी है नहीं माने। हम हायर कोर्ट में प्रूव करेंगे कि उनकी रिपोर्ट माननी पड़ेगी। केवल हम लोग मान के नहीं चल रहे थे, पूरी दुनिया मान के चल रही थी कि बेल मिलना चाहिए। जज साहब अभी भी एटीएस की चार्जशीट पर अटके हुए हैं, उनको एनआईए की चार्जशीट बिल्कुल मंजूर नहीं है। दिस ऑर्डर इज अ शॉकिंग ऑर्डर एंड आई एम डिसअपॉइंटेड। 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने जांच में पाया कि बम लगाने के लिए जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो साध्वी के नाम पर थी। हालांकि साध्वी का कहना है कि धमाके के 2 साल पहले से ही वो मोटरसाइकिल रामचंद्र कलसांगरा इस्तेमाल कर रहा था। रामचंद्र कलसांगरा फरार आरोपी है। एनआईए तो दबाव में सरकार के आके इन अतिवादी हिंदू राष्ट्रवादियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा वो कथन आज सत्य सिद्ध हो गया। अदालत ने, न्यायालय ने ये पाया कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है। और इसीलिए आज इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बचाया जा रहा है। एनआईए की क्लीन चिट को कम से कम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। आज इसी सवाल पर हम करेंगे चर्चा कि क्या प्रज्ञा ठाकुर को बचाया जा रहा है और अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्यों, किसके इशारे पर। सवाल नंबर 2, एनआईए की क्लीन चिट को आखिर कोर्ट ने क्यों नहीं माना। एनआईए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी और वो कह रही है मकोका के चार्जेस नहीं लगते हैं, बावजूद इसके कोर्ट इसे मानने को तैयार नहीं। सवाल नंबर 3, क्या एनआईए ने बिना पूरी जांच के क्लीन चिट दे दी। क्या एनआईए पर किसी तरह का कोई दबाव है। कम से कम कांग्रेस पार्टी यही कह रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान हैं। आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी इस चर्चा में मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। एनआईए ने अपनी जांच पूरी की और क्लीन चिट दे दी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को और ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको बेल भी मिलेगी क्योंकि एनआईए तो इसके भी पक्ष में थी। लेकिन आज एक तरह से कोर्ट ने एनआईए को फटकार लगाई और कहा कि जो एटीएस ने गवाहों के बयान दर्ज किए आपने उसके आधार पर जांच तो आगे बढ़ाई ही नहीं और प्रथम दृष्टया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जो आरोप लगते हैं वो सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अब कोर्ट ने ये जो कहा है इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, कोर्ट है, कोर्ट का अपना अधिकार है और कोर्ट के इस अधिकार के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए आपने देखा ही कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने अपना पक्ष रखा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2006 और 2008 मालेगांव बमकांड के 2 घटनाएं हैं। 2006 की घटना में चूंकि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अभियुक्त थे, अल्पसंख्यक समुदाय लोगों के खिलाफ भी एटीएस थी, एनआईए भी खिलाफ थी और स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उस समय जो है इन सबके विरोध किया और उसमें भी फॉरेंसिक एविडेंस था। उसमें जो है कन्फेशन ही नहीं, एक व्यक्ति अप्रूवर बनने का एप्लीकेशन डाले बैठा था। बावजूद इसके जो है 2006 के मामले में आप एक स्टैंड लेते हैं, 2008 के मामले में एनआईए कोर्ट दूसरा स्टैंड लेता है। ये एनआईए कोर्ट का अपना जो है विशेषाधिकार ले सकता है, उसके विशेषाधिकार पर मुझे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपील के समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुद्दा ये है, एक महिला है,
और उस महिला पे जो आप चार्ज लगाए बैठे हैं, उस चार्ज में आप 5 से लेकर लाइफ का आजीवन कारावास तक की सजा होती है। और सुप्रीम कोर्ट की ये ऑलरेडी जो एक गाइडलाइन है कि अगर किसी बेल मैटर में कोई महिला है, बीमार है और महिला और बीमार है, उसे सजा काट लिया आधे से ज्यादा, तो ऐसे मामले में उस पर जो है रियायत बरतनी चाहिए। एक महिला है, कैंसर की पेशेंट है, उसके ऑपरेशन की आवश्यकता है, बावजूद इसके अगर कोर्ट उसको नहीं स्वीकारता है तो मुझे लगता है कि कोर्ट का ये अपना अधिकार है। लेकिन किस तरह से दो मामले में दो तरह का न्याय हो रहा है ये सबके सामने है। और इसी मामले में दिलीप पाटीदार किस तरह से गायब हैं, भोपाल हाईकोर्ट का क्या जजमेंट है और किस तरह से सीबीआई ने जो एटीएस के लोगों ने जबरदस्ती कन्फेशन लिखवाया था, किस तरह से लिखवाया, ये आप भोपाल हाईकोर्ट में जो सीबीआई केस, उससे सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिसमें किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने दिलीप पाटीदार गायब हैं, हैबियस कॉर्पस उनका परिवार डालता है, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी होती है, उस प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं दिया जाता। तो आप किस तरह से एक समाज विशेष के लोगों को फंसाने के लिए उत्पीड़ित करने पर पिछली सरकार आम आ जाती, और आज जब सबूत नहीं और सामने दिखाई दे रहा है सारी चीजें, फिर भी जो है बिना किसी हस्तक्षेप के सरकार पर किस तरह से, मैं चतुर्वेदी जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, हाँ। कितना बचकाना स्टेटमेंट दे रहे हैं और कितना भेदभावपूर्ण स्टेटमेंट है और क्या मानस है इस देश का, और किस तरह से जो है आप बहुसंख्यक समाज के हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि ये जो समाज विशेष के लोगों को फंसाने के लिए पिछली सरकार की तरफ से ये कोशिशें, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए ये कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है। आप कह रहे हैं इसको आगे अपील किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं। डॉक्टर कुमार, अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई में समाज विशेष के लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि एनआईए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई जो 5 गवाहों जिसकी बात एटीएस कर रहे हैं उनमें से एक गवाह तो अब हमारे बीच है नहीं, और एक गवाह जो है वो इंदौर कोर्ट में ये कह चुके हैं कि एटीएस ने डरा धमकाकर उनसे पुराना बयान लिया था। तो प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि भाई इन बातों पर क्या कोर्ट ने तवज्जो दी है? वो तमाम बातें जो एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में डालते हुए साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट की मांग करते हुए दी। देखिए, प्रेम शुक्ला जी के मैं बात सुन रहा था, एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आदत सी बन गई है को किसी भी मामले को तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश करना। पहले तो ये किसी समाज से संबंधित ही नहीं है। यही एनआईए ने जो है कर्नल पुरोहित पर जो है चार्जशीट लागू होते हुए उन्होंने जो है कोर्ट में एक दायर किया है, एक फलकनामा। यही एनआईए ने, इसी एनआईए ने जो अभी साध्वी प्रज्ञा को जो छूट दे रहे हैं, इसी एनआईए ने रामचंद्र कंसागरे और डांगे को कहा कि यह आरएसएस से संबंधित है। यही एनआईए जो अभी जो है प्रेम शुक्ला जी पूरे गाना गा रहे हैं, यही एनआईए ने कहा कि कर्नल पुरोहित ने जो हथियार की जो खरीदी फरीदाबाद में की थी, उन्होंने एक मीटिंग किया था। ये दोनों आरएसएस के जो है फरार लोग हैं। तो एक मिनट मुझे बोलने दीजिए शुक्ला जी, आपकी आदत सी बन गई हर एक डिबेट में कह रहे हैं। ठीक है, तो कृपा करके शब्दों का ख्याल रखें। ठीक है, एक मिनट, आरएसएस का बीमारी हो गया है, बीजेपी वाले नहीं सुन लीजिए। डॉक्टर कुमार आप बिल्कुल अपनी बात रखिए सर, लेकिन सब एक मिनट, नहीं डॉक्टर कुमार आप बिल्कुल आप टॉपिक पे बोलिए। नहीं डॉक्टर कुमार आप टॉपिक पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, और आप भी संयम रखिए सर। दूसरे को संयम बोलने से पहले हमें खुद भी संयम रखना चाहिए। चैन तो आप हमको सिखाएंगे क्या शुक्ला जी? डॉक्टर कुमार आप प्लीज आप अपनी बात सिखाने का अधिकार रखते, लाइसेंस लेके बैठे हैं। प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर कुमार नहीं प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर कुमार देखिए ये बहुत अपने आप में अहम मुद्दा है। मुझे फिर किसी तीसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। अजय कुमार जी, मैंने सारा तर्कपूर्ण बात रखी है। मैं जरा तीसरे मेहमान के पास जा रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। आप लोग एक तो पर्सनल मत होइए। नहीं डॉक्टर कुमार प्लीज कहीं पे भी पर्सनल मत होइए। आप प्लीज मुद्दे पे रहिए और अपनी बात रखिए। डॉक्टर कुमार बस मुद्दे से संबंधित अपनी बात रखिए। जी बोलिए, मुद्दे से संबंधित। ठीक है, तो नेहा जी, तो प्रेम शुक्ला जी जब हम शुरू किए थे तो प्रेम शुक्ला जी को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। आप संयम रखिए, हम अपना बातें रख लेते हैं। आप हमसे सहमत नहीं तो उसको जो बाद में टिप्पणी कीजिए। तो पहली बात यह मैडम की मैंने कोई आपत्तिजनक शब्द का बहस को आगे बढ़ाइए ना। अरे आप जिस मुद्दे पर आप बोलिए पर बात कीजिए डॉक्टर कुमार, बहस अपने आप आगे बढ़ेगी सर, भूल जाइए। बिल्कुल मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पहले क्या हुआ उसको छोड़िए, आप मुद्दे पे अपनी बात रखिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैंने कह दिया उनको। डॉक्टर कुमार आप प्लीज मुद्दे पर अपनी बात रखिए, बहस अपने आप आगे बढ़ेगी। बोलिए सर, खत्म कीजिए अपनी बात।
दूसरी बात है, साध्वी प्रज्ञा जी का अभी जो है वर्तमान में भोपाल में उनके ऊपर सुनील जोशी जी जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, जो समझौता ब्लास्ट से संबंध रखते हैं और अजमेर ब्लास्ट में जो उनके नाम आया था, उनके हत्या में जो है साध्वी प्रज्ञा जी उस केस में अभियुक्त है। इन्हीं के मध्य प्रदेश पुलिस, बीजेपी की सरकार की मध्य प्रदेश पुलिस जो है साध्वी प्रज्ञा के ऊपर अभियोजन चला रही है भोपाल में। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से जो तथ्य को तोड़ मरोड़ करके अच्छा, तीसरी बात है ये एनआईए की जिस तरह से अनुसंधान इस केस में हुआ है, हाँ। उन्होंने तो पूरा किसी का बयान ही नहीं लिया। पहली अक्टूबर 2015 में एक लीक रिपोर्ट आई थी, एक तरह से चल रहा था टीवी चैनल में कि साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिल सकती है इस केस में। हमारा ये कहना है कि एनआईए के माध्यम से, अफसोस है कि एनआईए के डायरेक्टर जनरल मोदी सरकार ने या नमो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनको ठेका पर रख दिया है, हर चीज को तोड़ मरोड़ करके गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विराग गुप्ता जी भी मौजूद है। विराग गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि एनआईए ने इतनी जांच पड़ताल करके क्लीन चिट की पूरी रिपोर्ट तैयार की, बावजूद इसके आखिर कोर्ट ने इसे क्यों नहीं माना, क्यों सवाल खड़े किए? विराग जी, मेरा सवाल आप जी बोलिए सर। बातें आती हैं। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला ये है कि जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब ये है कि कोई क्लीन चिट नहीं दी गई, जमानत का विरोध नहीं किया गया, पर केस तो पहले था ही। उस केस के बेसिस पे कोर्ट ने ये माना कि जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और पुराने जो मामले हैं, वो चाहे मोटरसाइकिल के सबूत हों या दूसरे सबूत हों, उन सबूतों के आधार पर, क्योंकि केस तो एक था ही, कोई केस विड्रॉ तो किया नहीं गया है, नहीं ऐसी कोई क्लीन चिट, पुराने जो सबूत हैं उन सबूतों को कोई कैसे खत्म कर देगा। यहीं पर सवाल प्रश्न ये पैदा होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका जो सरकारी तंत्र है, वो चाहे पुरानी सरकार हो चाहे नई सरकार हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सीबीआई सरकारी तोता है, तो ये जो जांच एजेंसियां हैं इस पर सरकार अपना दखलंदाजी क्यों करती है? अगर निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया हो तो पुरानी सरकार द्वारा या नई सरकार द्वारा बेजा फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो दोनों स्थितियों में जो कानून का शासन है उसको नुकसान पहुंचता है और वो अल्टीमेटली वो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए घातक है। वो ठीक है। प्रोफेसर संगीत रागी, सवाल ये है, ये एनआईए को बड़ा झटका नहीं है? एटीएस की जो रिपोर्ट है जिसमें 5 गवाहों का जिक्र है, उसको आधार बनाते हुए कोर्ट ने एक तरह से जो बेल प्ली है उसको रिजेक्ट किया है, और एनआईए को ये भी कहा है कि भाई उन विटनेसेस के बयान के आधार पर आपने जांच तो आगे बढ़ाई ही नहीं। देखिए, 2-3 बातें साफ है। ये कोर्ट का अपना प्रेरोगेटिव है कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करके बेल दे या ना दे। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो उसके 2 रिपोर्ट्स हैं, और मैं कहूँगा कि इसके 3 रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट्स जो है वह एटीएस, बॉम्बे एटीएस का रिपोर्ट है। बॉम्बे एटीएस के रिपोर्ट को जो एनआईए की 2 रिपोर्ट आती है, एक जो है वो आईजी संजीव सिंह की रिपोर्ट है और दूसरा जीपी सिंह की रिपोर्ट है। जो आईजी संजीव सिंह की रिपोर्ट है वो 164 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किया है। उनका मानना था कि साध्वी प्रज्ञा जो है वह अपराधी की, उनके खिलाफ ये मामला बनता है। दूसरी जो रिपोर्ट है उसका कहना है कि जो संजीव सिंह की रिपोर्ट है वह फ्लॉड है, और बॉम्बे जो एटीएस है उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट गलत है। उसमें फ्लॉज हैं, और फ्लॉज इसलिए हैं क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे विटनेसेस थे जो अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, और उन्होंने ये कहा है साफ साफ कि हमको दबाव के अंदर किया गया है। अच्छा। हमें दबाव देकर के पिछले एटीएस के, यानी कि जो मकोका के अंदर जो मामला बनाया गया था वह एक दबाव के अंदर मामला बनाया गया था। इस पूरे मामले में कोई सिर्फ एक साइकिल ही एक ऐसा मुद्दा है। इसके अलावा एनआईए ने साफ कहा है कि कोई ऐसा गंभीर, कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिखता है जिससे साध्वी प्रज्ञा कर केस बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बेल देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये क्यों कहा कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ प्रथम दृष्टया जितने आरोप हैं उनमें दम दिखाई दे रहा है, और वो जो मोटरसाइकिल के मालिक होने की बात से वो खारिज नहीं खुद को कर सकती? बिल्कुल। क्या एनआईए के लिए ये एक झटका नहीं है अपने आप पर? इससे पहले प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊं, विजय मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोर्ट ने आज जिस आधार पर
प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका को खारिज किया। सबसे बड़ी बात आपको क्या लगती है? एनआईए की खिंचाई तो की है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको लग रहा है जिसके बाद ये सवाल उठता है कि कहीं प्रज्ञा ठाकुर को जानबूझकर बचाया तो नहीं जा रहा? देखिए, कोर्ट का करीब 40 पन्ने का फैसला है और 40 पन्ने का फैसला पढ़ने के बाद जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि ये एनआईए जो पिछली बार जो प्रज्ञा ने जमानत अर्जी लगाई थी उसका घोर विरोध कर रही थी, बावजूद इसके कि वो कुछ गवाहों के बयान दोबारा से ले चुकी थी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ, अचानक परिस्थितियां ऐसी क्या बदली जो अब वो जमानत का विरोध नहीं कर रही है या जमानत दिए जाने पर उसे ऐतराज नहीं है? इस पर हैरानी जताई। कोर्ट का ये भी कहना है कि एनआईए ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि परिस्थितियां बदल गई हों और बदली हुई परिस्थितियों के तहत प्रज्ञा को जमानत दी जा सकती हो। कोर्ट का यह कहना है कि एनआईए और एटीएस दोनों की जांच को रिपोर्ट में से किसको अंतिम सच के रूप में नहीं लिया जा सकता, लिहाजा दोनों रिपोर्टों के आधार पर कुछ समानताएं जिसमें दोनों में कॉमन चीजें थी, उसके आधार पर यह कोर्ट ने माना कि भोपाल की बैठक में प्रज्ञा मौजूद थी। कोर्ट ने माना कि मोटरसाइकिल उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी जो कल सांगरा को दी गई थी और जिससे बम विस्फोट हुआ था। और कोर्ट का यह कहना है कि इन सारी समानताओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया प्रज्ञा के खिलाफ मामला बनता है, जो आरोप है वो सही है और उसे इन परिस्थितियों में जमानत नहीं दी जा सकती। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए मेरा ये सवाल, देखिए दो बड़ी अहम बातें जिनका जिक्र विजय ने किया, जो कोर्ट ने साफ तौर पर कही है कि मोटरसाइकिल की मालिक होने से प्रज्ञा ठाकुर इनकार नहीं कर सकती, और दूसरी बड़ी बात, भोपाल की बैठक में वो मौजूद थी। अब कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसे में जो आरोप प्रज्ञा ठाकुर पर लग रहे हैं बहुत सारी टिप्पणियां हैं, छोटे में इतना बता। हाँ, इसीलिए कहा जा रहा है कि दम है आरोपों में। देखिए, वो चूंकि कोर्ट के किसी भी तरह के फैसले पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि 2006 का जो मालेगांव बम कांड था, उसमें सबसे पहले पी चिदंबरम जो तत्कालीन होम मिनिस्टर थे, उनका बयान आता है कि मालेगांव बम कांड के जो 2006 के दोषी हैं, जो 9 दोषी थे, जो 9 अभियुक्त थे, उन अभियुक्तों के खिलाफ जो है कोई मामला नहीं बनता। उसके बाद रोहिणी सालियन वहां एनओसी देती है और डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि उसमें फॉरेंसिक एविडेंस है, उसमें अप्रूवर का एप्लीकेशन। ये बात तो पहले भी आप कह चुके हैं। दोनों में क्या समानता है? अभी तो 2008 की बात कीजिए ना आप। दोनों में समानता है ना, मैं बता रहा हूं, दोनों में समानता है, सुन तो लीजिए। दोनों में समानता है ना। यहाँ पर तो ये सिद्ध किया जा चुका है कोर्ट में कि साध्वी प्रज्ञा को मोटरसाइकिल बेचे 2.5 साल हो गए थे, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस कर रहा था उसने स्वीकारा कि ये मेंटेनेंस साध्वी नहीं करा रही थी, बल्कि रामचंद्र कलसांगरा करवा रहे थे। एक मोटरसाइकिल जो मेरे नाम पर है वो किसी को बेच दिया गया, वो उसको यूज कर रहा है, उसका मेंटेनेंस करा रहा है, सिर्फ इस पर। और दूसरी बात, इसी मामले में साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी, डिटेंशन पहले है और वो जो स्कूटर है उसकी बरामदगी बाद में है। माने जो क्राइम का लीड है वो बाद में मिलता है और आप किसी को डिटेन पहले कर लेते हैं और डिटेन करके आपने पीटा है, इसका अस्पताल का सर्टिफिकेट है बाकायदा। तो आपने किस तरह से केस को कुक किया है, चूंकि कोर्ट ने भी आखिरी फैसला नहीं दिया है और चूंकि अभी अपील की प्रक्रिया बाकी है, और इस तरह का हस्तक्षेप करना पी चिदंबरम की आदत थी और प्रमाण है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मैं चाहूंगी डॉक्टर अजय प्रज्ञा कलसांगरा के लगातार टच में थी। कोर्ट ने यह कहा है कि बम ब्लास्ट के बाद प्रज्ञा ने पूछा था कि वहां कितने लोग मरे और इतने कम लोग क्यों मरे, और लगातार टच में थी। ठीक है, ठीक है विजय, आप ये अहम बात कह रहे हैं। मैं जरा वो विटनेस रिट्रैक्ट हो चुका है स्टेटमेंट। ठीक है, वो 164 में। डॉक्टर अजय कुमार, ये जो बात कह रहे हैं, पी चिदंबरम के रोल की बात कह रहे हैं यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, और कह रहे हैं किस तरह से पिछली सरकार द्वारा जो शब्द जिसका इस्तेमाल प्रेम शुक्ला जी ने किया कि कुक किया गया इस केस को, और इस पर अभी अंतिम फैसला कोर्ट ने नहीं दिया है, सिर्फ कहा है कि हम बेल नहीं दे सकते। इस पर कांग्रेस क्या कही? देखिए, पहले तो प्रेम शुक्ला जी की जो बयान मैंने सुना था कि साध्वी प्रज्ञा ने मोटरसाइकिल भेजी है, तो इनको भी गवाह बनाना चाहिए, क्योंकि वो कागज तो अभी तक किसी को मिली नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी गवाह बननी चाहिए, क्योंकि ये जो बेचने वाली कागज है किसी के पास नहीं है, सिर्फ इनके पास होगा। तो कृपया शुक्ला जी, शुक्ला जी बार-बार मैं ये कहता हूँ कि आप, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप रखिएगा, भेज दीजिए, आप एनआईए को भेज दीजिएगा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा सर। सुन लीजिए ना सर, बात उन्हें पूरी करने दीजिए प्रेम शुक्ला जी, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी काउंटर के लिए। पहले आपके जो आरोप है उस पर कांग्रेस क्या कह रही है वो सुन करके फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी दोबारा। हाँ डॉक्टर कुमार, पूरी कीजिए बात। ठीक है, दूसरी बात है कि इनको जो अगर मान लीजिएगा कि
सालियान, रोहिणी सालियान गलत है, हेमंत करकरे गलत हैं, कोर्ट गलत हैं, बस यही लोग सही हैं। सारे दुनिया के सबूत इनके सामने पेश कीजिए, लेकिन इसके बावजूद ये बोलेंगे कि हम मानेंगे नहीं, उसको ध्रुवीकरण करेंगे, धर्म को ले आएंगे। 2006 हो या 2008 हो, मैंने यही बार बार कहा कि जर्मन बेकरी वाला केस में यही चिदम्बरम थे, उसमें जो सिम्मी और इंडियन मुजाहिदीन उसमें उपस्थित थे, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। मुंबई वाला जो रेल वाली घटना में, जो विस्फोट वाली घटना में, उसमें जो चिदम्बरम साहब उस वक्त गृह मंत्री थे, उसमें सिम्मी और इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर कार्रवाई हुई। इनको तो सिर्फ जो है वोट की राजनीति के चलते हुए सिर्फ धर्म को लाने की बीमारी है। हमारा ये कहना है मैडम कि पहली बात, आरके सिंह साहब इन्हीं के सांसद हैं, वो गृह सचिव थे। आरके सिंह के बयान है कि 10 लोग इस मालेगांव ब्लास्ट में आरएसएस और जो है अभिनव भारती से संबंध रखते हैं। या आरके सिंह को निकाले या आरके सिंह साहब से पूछे। मेरा प्रेम शुक्ला जी कैसे जवाब देंगे आप? लेकिन बीजेपी और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। जो बात कोर्ट कह रही है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका? ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, अब क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं सर, तो बीजेपी को भी जवाब देने का मौका देना चाहिए। जी प्रेम शुक्ला जी। देखिए पूरे मामले में किस तरह से लोगों को उलझाया जा रहा है। पहले तो शहीद हेमंत करकरे जो हैं, वो जब इन्वेस्टिगेशन का प्राइमरी स्टेज तक तभी तक उनका रोल था, तो कृपया उनकी शहादत को, जो सब जानते हैं 26/11 के मामले में डेविड हेडली का बयान भी सबने पढ़ा होगा कि किस तरह के से लोगों को जो है वो लाया गया था रक्षाबंधन बांधने के लिए, ताकि उसको हिंदू आतंकवाद की घटना सिद्ध की जा सके। डेविड हेडली के स्टेटमेंट को भी ये नकार देंगे। दूसरी बात, हिंदू आतंकवाद सुशील कुमार शिंदे जयपुर के अधिवेशन में कहते हैं, और आज कह रहे समाज का कोई लेन देन नहीं है। तो भैया पलट कौन रहा है, कृपया ये बता दीजिए। तीसरी बात, आप साध्वी प्रज्ञा वाले मामले में आप बात कर रहे हैं, तो साध्वी प्रज्ञा के मामले में जो है 2008 के मामले में देखिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रसाद पुरोहित के बारे में क्या कहती है वो पढ़ लीजिए आप। और इस मामले में जैसे अजय कुमार जी कह रहे थे, उनका डिटेंशन जो है, मैं पहले कह रहा हूं, सबूत आने के पहले, जहां से लीड है, लीड आने के पहले किसी आदमी को अरेस्ट, किसी अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरा, एक को इतना आज तक दिलीप पाटीदार जो है उसका पता आज तक नहीं है, और हैबियस कॉर्पस दायर होने के बाद भी ख्वाजा ये बड़े लूपहोल्स हैं। प्रेम शुक्ला जी, दिलीप पाटीदार जो आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं, मेरे साथ क्योंकि यहाँ पैनल पर वकील मौजूद हैं, कृपा करके नहीं, नेहा जी कृपा करके इसमें एनआईए के मामले में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप साध्वी प्रज्ञा के मामले में है, उसका अंश भर भी कोई प्रमाण है किसी के पास? ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप का कोई प्रमाण रोहिणी सालियान, ठीक है, प्रमाण तो पूरी तरह से है। मेरे साथ विराग गुप्ता जी यहाँ मौजूद है। विराग गुप्ता जी, बताइए ना क्या प्रमाण है? बयान नहीं लिया जा रहा है, तो मैं विराग गुप्ता जी, ये जो लूपहोल्स बता रहे हैं, तरीके से ठीक है, ये जो पूरी डॉक्टर अजय कुमार, बाकी मेहमान भी हैं सर, प्रमाण नहीं हो जाएगा ना। अच्छा, वकील की बात भी हम सुनेंगे, जो अथॉरिटी रखते हैं ऐसे सब्जेक्ट पर, उनकी बात सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। विराग गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि पहले आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद आप बाइक की तलाश करते हैं। इसके अलावा पाटीदार जो विटनेस बहुत वक्त से गायब हैं, उनके बारे में आप कुछ पता नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये वाकई में केस के लूपहोल्स हैं जिनकी तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है? नहीं, इसके देखिए दोनों पहलू हैं, और दोनों लोग, नहीं अजय कुमार जी नहीं शुक्ला जी, दोनों बातों का जवाब दे पा रहे हैं कि जो पहले केस बना था, कहीं न कहीं से राजनीतिक आधार पर केस बनाया गया था, और जब राजनीतिक आधार पर केस बनाया जाएगा तो कमजोर ही होगा, और अब उसको राजनीतिक आधार पर ही उसको कमजोर करने की, दोबारा उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें बीच में अदालतों को और जांच एजेंसियों को मोहरा बनाया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर शुक्ला जी कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि वो प्रमाण दें कि आज हस्तक्षेप है कि नहीं है, तो वो कहां से प्रमाण दे सकते हैं कि कांग्रेस ने उसमें हस्तक्षेप किया? पर ये जग जाहिर बात है कि जांच एजेंसियां सरकार के अनुरूप चलती हैं, और एक बार जब केस बना दिया और जब उसको केस कमजोर करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पूरा गड़बड़ होगा ही ना पूरा उसमें। प्रोफेसर आगे बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस मामले में एनआईए ने बिना पूरी जांच के क्लीन चिट दे दी है?
मुझे नहीं लगता है, ये कहना बहुत ही मुनासिब नहीं होगा कि एनआईए ने जांच को आगे नहीं बढ़ाया है। 164 स्टेटमेंट्स जो है वो एनआईए ने रिकॉर्ड किया है और इस रिकॉर्ड करने के पश्चात ही एनआईए ने कहा है कि कोई ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नहीं बनता है। दूसरी बात एक संक्षेप में कि आखिर महाराष्ट्र के जो एटीएस थे उसने भी तो पहले की पुलिस की जो महाराष्ट्र पुलिस की जो रिपोर्ट थी उसको खारिज करके उनको जो आरोपी थे उनको छोड़ करके दूसरी जांच की जो दूसरे लोगों को आरोपी बनाया। तो यह क्यों नहीं माना जाए कि जब उस समय की जो सरकार थी उसने दबाव के आधार पर राजनीतिक कारणों से, चूंकि उनको नए सेकुलरिज्म के ढांचे में उनको हिंदू आतंकवाद को भी उस खांचे में परोसना था, इसलिए उन्होंने उस प्रकार के राजनीतिक निर्णय लिए। कांग्रेस से लूंगी। विजय, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कि इसको कहीं राजनीतिक एंगल और मजहबी एंगल से नहीं देखना चाहिए। कोर्ट का चीजें हैं, कोर्ट के हाथ से होना चाहिए और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक सरकार ने सरकार विशेष के समय में गठित की गई कमेटी की या जांच कमेटी की या एटीएस की या एनआईए की जांच रिपोर्ट की अलग बात, दूसरे की अलग बात। इसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बहुत से मुस्लिम लड़के भी बेदाग पाए गए, बाद में छोड़े गए। बहुत से हिंदू लोग भी पाए गए, वो भी बेदाग। निष्पक्ष जांच का भरोसा आपको क्यों नहीं है डॉक्टर अजय कुमार? क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है? देखिए, आरएसएस के जो प्रवक्ता उनको हर वक्त लगता है, जब हमारी सरकार 2006 में उस वक्त जिन लोगों को आरोपी जो एटीएस ने किया था उसमें अल्पसंख्यक के लोग थे, उस वक्त हम लोग को बाद में जब खरखरे साहब ने उस केस का अनुसंधान किया तो कुछ तथ्य सामने आई और जिस तरह से पहले वाला अनुसंधान हुआ वो गलत साबित हुआ। उनको अब संजीत जी को लगता है कि ये जो हम लोग ने जानबूझ के आरएसएस को फंसाने की कोशिश की। हमारा ये कहना है कि पुलिस के अनुसंधान में गलतियां भी होती है और ये सरकारी हस्तक्षेप के कारण नहीं होती है। आपके टीवी चैनल में डीजीपी विनय राय साहब थे हरियाणा के, जो समझौता ब्लास्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि सब लोग को पहले शक था कि लश्कर तोयबा के ऊपर, लेकिन सबूत जो है स्वामी असीमानंद के ऊपर आई। उसी तरह से इस वाला केस में लेकिन तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से आरएसएस पूरी तरह से आप कह रहे हैं तोड़ मरोड़ कर जानबूझ करके हिंदू आतंकवाद को कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। एक मिनट, दबाव बनाया। हाँ, प्रेम शुक्ला जी, मैं जाते चीफ केपी रघुवंशी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मालेगांव में कौम विशेष के लोगों को छोड़ने के लिए आपने किस तरह से काम किया। और आरके सिंह ने क्या कहा? प्रेम शुक्ला जी, आरके सिंह क्या कहते तो हमको सुनाई नहीं। आरके सिंह साहब क्या कह रहे थे? शुक्ला जी, केपी रघुवंशी, आरके सिंह साहब क्या कह रहे थे? जाते जाते प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे एक मिनट, डॉक्टर अजय कुमार, मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? जाते जाते अंतिम टिप्पणी में आपसे चाहूंगी। इस पे जो सवाल उठ रहा है गंभीर, क्या एनआईए किसी दबाव में काम चल रहा है जिसके चलते सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट देने की कोशिश हुई है? क्या कोई दबाव है? एनआईए दबाव में थी, दबाव मुक्त हुई है और अभी कुछ लोग अभी दबाव मुक्त नहीं हुए हैं। वो दबाव मुक्त होते ही निष्पक्ष न्याय होगा। ठीक है, चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए इस मामले में आगे का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर के वकील कह रहे हैं कि यह अंतिम फैसला नहीं है, सिर्फ जमानत खारिज हुई है, इससे हाईकोर्ट में हम इस पर अपील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विराग गुप्ता जी, डॉक्टर अजय कुमार, प्रेम शुक्ला जी, संगीत रागी और विजय विद्रोही, आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।